सेक्शन 1 को बाहरी सर्कल कहा जाता है, जो आपके पैसे के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलो मैं कारणों के घेरे की समीक्षा करता हूं। हमारे पास लक्ष्य का केंद्र है, अंदरूनी घेरा जिसे पैसा कहा जाता है। अगला स्तर है महारत, कौशल और पैसे कमाने की क्षमताओं की महारत। अगला स्तर प्रेरणा कहलाता है। अगला स्तर मानसिकता कहलाता है। और बाहरी सर्कल है आपका मनी मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड क्या होता है? हम इस विशेष स्थिति में मास्टरमाइंड को कैसे परिभाषित करते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण होता है? ब्रायन ट्रेसी, जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्तिगत विकास लेखकों और वक्ताओं में से एक हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसे साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट कहा जाता है, जो मुझे लगता है कि अब तक बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में से एक है। यह मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था। और उस प्रोग्राम में उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विचार पेश किया जिसे रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है, जो सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। रेफरेंस ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप वो लोग होते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके सहकर्मी हो सकते हैं। अब यह पता चलता है कि आपका रेफरेंस ग्रुप संभवतः आप पर सबसे अधिक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए सोचते हैं और हमने अपने सोचने के तरीके खुद बनाए हैं, लेकिन असल में हमने इसका ज्यादातर हिस्सा अपने रेफरेंस ग्रुप से, हमारे आसपास के लोगों से विरासत में पाया है। और इसका ज्यादातर हिस्सा तब शुरू हुआ जब हम अपने आसपास के लोगों को याद भी नहीं कर सकते और उन चीजों को याद नहीं कर सकते जो वे कह रहे थे और कर रहे थे। अब जो बात ब्रायन ट्रेसी ने साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट में बताई और जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रेफरेंस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है, मान लीजिए कुछ हफ्तों के लिए एक इमर्सिव इंटेंसिव सेमिनार लर्निंग एनवायरनमेंट में, और वे बहुत सारी नई स्किल्स सीखते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर वे घर लौटते हैं और उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो शायद कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में वे फिर से अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। उनके रेफरेंस ग्रुप की बहुत ही ताकतवर ग्रेविटी है जो उन्हें वही बनाए रखती है जो वे पहले थे, और कोई भी बदलाव टिकता नहीं है। यही इसकी असली ताकत है। यहां तक कि अगर आप बाहर जाते हैं और खुद से कुछ नया सीखते हैं, तो वह टिकेगा नहीं अगर आप अपने वर्तमान संदर्भ समूह में बने रहते हैं। टॉम राथ, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है वाइटल फ्रेंड्स, और इस किताब में उन्होंने उस शोध की ओर इशारा किया जो दिखाता है कि हम मूल रूप से हमारे सबसे करीबी 5 या इतने लोगों का औसत होते हैं, तो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें और वे सभी मोटे हैं, तो आप भी शायद मोटे होंगे। अगर आप अपने सबसे करीबी लोगों को देखें और वे सभी बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं, तो आप भी शायद बहुत अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं। और यह आत्मसम्मान के लिए भी लागू होता है, यह आय के लिए भी लागू होता है, और इसी तरह चलता रहता है। तो आप मूल रूप से अपने सबसे करीबी लोगों का औसत होते हैं। नेपोलियन हिल, शायद अब तक की सबसे प्रसिद्ध सफलता की किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच में, उन्होंने एक अवधारणा पेश की जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, और यहीं से मैंने यह शब्द मूल रूप से लिया था। और उन्होंने अपने जीवन के 20 से अधिक वर्षों तक दुनिया के 650 से अधिक सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, और फिर जो कुछ उन्होंने सीखा उसे लॉ ऑफ सक्सेस नामक पुस्तकों की एक श्रृंखला में संक्षेपित किया, और फिर उस बहुखंड श्रृंखला को थिंक एंड ग्रो रिच नामक एक पुस्तक में संक्षेपित किया। उन्होंने सब कुछ संक्षेप में कहा कि आपको सफलता की मानसिकता वाले लोगों का एक मास्टरमाइंड होना चाहिए जिनसे आप मिलते हैं और नियमित रूप से काम करते हैं। हम सभी सफलता की ओर अग्रसर हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि जीवन में कोई भी महान शक्ति और सफलता मास्टरमाइंड के बिना संभव नहीं है, क्योंकि मास्टरमाइंड के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन नहीं पा सकते। तुम जानते हो, ये वो आदमी है जिसने तुम और मैं जितना कभी नहीं कर पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा काम और रिसर्च किया है। शायद हम सब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि सफलता कैसे मिलती है, और इस विचार पर पहुंचा कि बिना मास्टरमाइंड की शक्ति के कोई भी बड़ी ताकत या बड़ी सफलता संभव नहीं है। तो उम्मीद है कि आप अब समझने लगे होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है।
मास्टरमाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है अनजाने में और दूसरा तरीका है जानबूझकर, जब आप सचेत रूप से निर्णय लेते हैं। अब ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में मास्टरमाइंड करते हैं। हम दुनिया में चलते हैं और हमारे पास यह तय करने की ज्यादा छूट नहीं होती कि हम किसे अपनी जिंदगी में आने दें और किसे हमें प्रभावित करने दें। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से भी अनजान होते हैं कि दूसरे लोग हम पर कितना प्रभाव डालते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि वे हमारे विश्वासों, हमारी मानसिकता, दुनिया के बारे में हमारे सोचने के तरीके, दूसरों के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके, हमारे संवाद करने के तरीके को कितना प्रभावित करते हैं। हमें वास्तव में यह समझ नहीं आता। अब हम में से ज्यादातर को यह भ्रम होता है कि हम इससे समझते हैं और हम यह सब कुछ सचेत रूप से कर रहे हैं, और यह आत्मधोखा है। और यह एक विषय है जिसे हम यहाँ गहराई से नहीं ले सकते। बात यह है कि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा तरीका जाहिर है, इसे सचेत रूप से करना है। यह है कि आप अपने जीवन में लोगों को सचेत रूप से शामिल करें और खुद को ऐसी स्थितियों में रखें जहां आप उन प्रकार के लोगों से घिरे हों जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, या जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, यूं कहें। और यह कुछ ऐसा है जो कुछ इरादे की मांग करता है, और हम इस बारे में कार्यक्रम में आगे और अधिक सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो आपको समझना है वह यह है कि मास्टरमाइंड, आपका संदर्भ समूह, आपके महत्वपूर्ण दोस्त यह तय करते हैं कि आप कौन हैं। और अगर आप इसे अनजाने में करते हैं तो आप समुद्र में एक जहाज की तरह होंगे जिसके पास कोई पतवार नहीं है, जो बस लाखों अलग अलग दिशाओं में फेंका जाता है। और जहाज पर होने के नाते आपके हाथ में एक पहिया हो सकता है और आपको लग सकता है कि आप जहाज चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप नहीं चला रहे हैं। हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम अपनी मास्टरमाइंड को तैयार करने की इस क्षमता को अपनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने जीवन में सबसे शक्तिशाली स्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि हम वही करें और वही बने जो हमें करना और बनना चाहिए। हमें इसे पूरी तरह से इरादे के साथ करना होगा। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं आपकी पहचान के बारे में, और आप कौन हैं और यह कैसे काम करता है, बस एक सेकंड के लिए, ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। हम कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद पहचान के बारे में और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि आपकी पहचान मूल रूप से एक पैचवर्क रजाई की तरह है। तो हम सब अपने आप को एक मौलिक, अनोखे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को वैसे ही बनाया जैसे वो है, कि हमने अपने विचार खुद सोचे, कि हमने चीजों के बारे में सोचने के अपने तरीके खुद बनाए। अब यह पता चलता है कि हम वास्तव में एक पैचवर्क क्विल्ट के बहुत अधिक करीब हैं। दूसरों के सोचने के तरीके, उनके प्रतिक्रिया देने के तरीके, उनके बात करने के तरीके, उनके व्यवहार करने के तरीके, उनके विश्वास करने के तरीके और दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण के छोटे छोटे टुकड़े, वे सभी बस दूसरों से उधार लिए गए टुकड़े हैं और फिर अपने आप एक साथ बुने गए हैं। हाँ, आपको लगता है कि खड़े होकर चलना आपका खुद का आइडिया था। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता चला कि हमने यह भी किसी और से सीखा। हमने चलना सीखा क्योंकि हमने अन्य लोगों को चलते हुए देखा, और उस समय हमारे जीवन में हमें मोटर स्किल्स और नकल करने की क्षमता मिल गई थी। क्या हमने कहा, यह तो काफी कूल लगता है, और हमें यह कैसे पता है कि उन्होंने उन बच्चों पर प्रयोग किए हैं जो जन्म से अंधे हैं। और जो बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, वे खुद से खड़े होकर चलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वे किसी और को ऐसा करते हुए नहीं देखते। तो अगर यह कुछ साधारण चलने जैसी चीजों तक भी पहुंचता है, तो सोचिए कि यह कितना शक्तिशाली है जब बात आती है कि हम कैसे बात करते हैं, भावनात्मक रूप से चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या मानते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। तो हमारी पहचान के लिए हमारे पास मूल रूप से दो विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ भी न करें और इसे होने दें, या खुद को बेहतर रोल मॉडल प्रदान करें जिनसे हम ये बातें सीख सके और दिन भर अपनी पैचवर्क रजाई बना सके, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सके। अब यह इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैं इसे कई बार रेखांकित करना चाहता हूं और इसके बगल में तारे लगाना चाहता हूं और इसे पीले हाइलाइटर से घेरना चाहता हूं ताकि हम इसे सच में देख सके। 15 साल से ज्यादा, लगभग 20 साल से मनोविज्ञान, व्यवहार,
प्रेरणा को देखने के बाद मैंने देखा है कि हम इंसानों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली तर्कसंगतता की प्रणाली है। हमारे पास किसी भी स्थिति को देखने और उसका मतलब कुछ भी बना देने की अद्भुत क्षमता है। और आमतौर पर हम इस सिस्टम के साथ क्या करते हैं कि हम खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और हम सच में खुद की जांच करने से बचने की कोशिश करते हैं। हम बस दिन भर एक कहानी बुनते रहते हैं जो हमें अच्छा और समझदार बनाती है, और बाकी सबको काफी बुरा और काफी बेवकूफ। यहाँ समस्या यह है कि हमारे पास एक और मैकेनिज्म चल रहा है जो सबकी नकल कर रहा है, जो उनकी नकल कर रहा है, जो सचमुच उनसे छोटे छोटे टुकड़े उधार ले रहा है जिनके बारे में हमें सच में पता भी नहीं होता। आप जो वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने आपको सिखाए हैं। अगर आपके पास कुछ पसंदीदा कहावतें हैं जो आप कहना पसंद करते हैं, अगर आप यह पता लगाएं कि आपने यह कहाँ से सीखा, तो आपने यह किसी और से सीखा है। आपके हाव भाव, आपका आत्मसम्मान, इनमें से ज्यादातर चीजें किसी न किसी तरह से पैचवर्क की तरह सीखी गई हैं, जो दूसरों से जोड़कर बनाई गई हैं, और यह सब अनजाने में हुआ। अब यह एक छोटा सा विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि अगर आपका मास्टरमाइंड इतना प्रभावशाली है, आपका रेफरेंस ग्रुप, आपके दोस्त आपके लिए इतने प्रभावशाली हैं, और आप अनजाने में ही इन सब चीजों का हिस्सा बन गए हैं, तो फिर स्वतंत्र इच्छा और चुनाव का क्या होता है? और क्या आप वास्तव में अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं? खैर, मुझे लगता है कि यह कुछ इस तरह काम करता है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि जागरूकता अपनी गति खुद बनाती है। मुझे लगता है कि जब हमें यह नहीं पता होता, जब किसी ने हमें यह नहीं बताया होता कि हम कितने हद तक दूसरों की नकल करने के लिए बने हैं और अपनी पहचान को दूसरों से जोड़कर पैचवर्क क्विल्ट की तरह बनाते हैं, जब किसी ने हमें यह नहीं बताया होता तो हमने इसे नहीं सीखा। हमें नहीं पता था, हमें जानने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन एक बार जब हम इसे सीख लेते हैं और फिर हम चारों ओर देखते हैं और इसे देखते हैं और वास्तव में समझने लगते हैं, ओह, इसे देखो, मैं एक तरह से रोबोट की तरह हूं जो इन सभी चीजों की नकल कर रहा हूं, और मैं खुद को एक कहानी सुनाना पसंद करता हूं जो इसे तर्कसंगत बनाती है। लेकिन हे, वास्तव में मैं सिर्फ लोगों की नकल कर रहा हूं। तभी हम एक पल के लिए जागते हैं, तभी सब कुछ बदलने लगता है, तभी जागरूकता अपनी खुद की गति बनाना शुरू करती है। तो अब हमारे पास फिर से दो विकल्प हैं। हम कुछ न करें और इसे होने दें, या हम खुद को बेहतर रोल मॉडल दें ताकि हम पूरे दिन अपने पैचवर्क क्विल्ट बिट्स उनसे सीख सकें। और यह आपके ऊपर है, निश्चित रूप से, कि कौन सा रास्ता चुनना है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए घर्षण के बारे में बात करते हैं। घर्षण के बारे में। और इस प्रोग्राम में हम इस शब्द का उपयोग करेंगे किसी भी स्थान को वर्णित करने के लिए जहां चीजें एक दूसरे से रगड़ रही हैं, एक दूसरे को रोक रही हैं, जिससे आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ रैश हो रहा है, यूं कहें, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। घर्षण तब होता है जब कोई आपके गैस टैंक में रेत डालता है और यह आपके मोटर के अंदर चला जाता है और यह उसे जाम कर देता है। तो एक बड़ी संख्या में लोग, शायद ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूं, वे वास्तव में अपने दिमाग में एक दुनिया में एक पैटर्न में जीते हैं, और इसका मतलब उनके लिए एक असली दुनिया है जो घर्षण, समस्याओं, बहुत सारे बुरे अनुभवों और अन्य कठिनाइयों से भरी होती है। अब हम इस विषय पर मानसिकता वाले हिस्से में और अधिक गहराई से जाने वाले हैं, लेकिन जो वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें असल में अवचेतन स्तर पर ही सीखी जाती हैं। माता पिता, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, काम पर उन लोगों के साथ रहकर जो सचमुच अपनी संघर्षों के आदी हैं, अपने ड्रामे के आदी हैं, अनजाने में ध्यान पाने के लिए भावनात्मक विस्फोटों का उपयोग करते हैं, अपने जीवन में ऐसी चीजें डालते हैं जो आगे चलकर हर तरह की समस्याएं पैदा करती हैं और उनके जीवन में और भी जटिलताएं लाती हैं। मेरे विचार में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में भविष्य के संघर्षों के बीज बोते हैं और फिर उन्हें पानी देकर उन्हें बढ़ावा देते हैं, इससे वे संघर्ष और भी गहरे और जटिल हो जाते हैं। और फिर जब ये टकराव उभरने लगते हैं और अंकुरित होने लगते हैं, तो वे कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पुरानी फिल्म नेपोलियन डायनामाइट, वे कहते हैं, अरे यार, मुझे ये नफरत है, ये बेकार है। जब वे वही थे जिन्होंने शुरुआत में ही सारे बीज बो दिए थे।
और ये बीज तब बोए गए थे जब उन्होंने नाटकीय लोगों के साथ रिश्ते बनाए, जब उन्होंने ऐसे माहौल में नौकरियां ली जो उन लोगों से भरे हुए थे जो अपने भविष्य के संघर्ष और ड्रामा के बीज बो रहे थे, और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो यहां हम जो करना चाहते हैं वो है जितना संभव हो सके घर्षण को पूरी तरह से हटाना। हम घर्षण को हटाना चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे जीवन के सभी हिस्से, चाहे वे हमारे अंदरूनी खेल में हों या बाहरी वास्तविक दुनिया में, और दोनों के बीच की बातचीत बिना किसी घर्षण के आसानी से और सुचारू रूप से हो सके, ताकि हमें किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। तो इन 5 कारणों के स्तरों में से प्रत्येक पर मास्टरमाइंड के 5 कारण सर्कल, माइंडसेट, मोटिवेशन, मास्टरी और मनी, हम जो करने जा रहे हैं वह है घर्षण को हटाना, ताकि हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें और सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। हम सबसे पहले घर्षण को हटाने से शुरुआत करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, बाधा को दूर करेंगे, और फिर हम ऐसे कारण स्थापित करेंगे जो सफलता को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने में सहायक हों। तो हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए हम जो करने जा रहे हैं वो है मास्टरमाइंड लेवल पर से फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटाना। हम रुकावटों को दूर करेंगे, हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि संघर्ष को सबसे बड़े स्तर पर, कारणों के सर्कल के मास्टरमाइंड स्तर पर हटा दें। और जब हम इस स्तर पर संघर्ष और घर्षण को हटा देते हैं तो यह सभी स्तरों पर प्रभाव डालता है। यह वास्तव में इस सर्कल के अंदर के सभी स्तरों को बहुत ही नाटकीय रूप से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके माइंडसेट को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, वे आपके माइंडसेट को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों की एक सूची बनाएं जो आपकी प्रेरणा को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों की एक विस्तृत सूची बनाएं जो आपके मास्टरी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, और उन लोगों की भी जो आपके पैसे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो वो लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? आपका अंतर्मन आपको सहज रूप से बताता है कि आपके जीवन में इन लोगों का आपके पास होना आपके मानसिकता, आपकी प्रेरणा, आपकी महारत, आपके पैसे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ये लोग आपके वित्तीय भविष्य के लिए स्वस्थ नहीं है। इसलिए जैसे ही ये लोग आपके दिमाग में आए, उन्हें लिखना शुरू करें, और मैं यहां टिप्पणी करना जारी रखूंगा। तो हमें क्या करना है कि हमें उन लोगों की पहचान करनी है जो बहुत ज्यादा रुकावट पैदा कर रहे हैं, और अगर वे आपके दिमाग में आ जाते हैं तो बस नाम लिख लें। और हम खासतौर पर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तरों पर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों की पहचान करना चाहते हैं जो वाकई में घर्षण पैदा कर रहे हैं। अब यह मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जो हमेशा पैसे के बारे में नकारात्मक बातें करता रहता है, या शायद वे कह रहे हैं कि उन्हें अमीर, सफल लोग पसंद नहीं हैं, या अमीर लोग बुरे होते हैं, या शायद वे हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपकी आलोचना करते हैं। कई बार ये लोग हमारे सबसे करीब के लोग होते हैं, वे आम तौर पर होते हैं, लेकिन हमें उन्हें लिखना होगा क्योंकि हमें एक कठिन निर्णय लेना है। तो अपनी जिंदगी में उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपके माइंडसेट, मोटिवेशन, मास्टरी और पैसे को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अपने जीवन में उन लोगों की सूची बनाएं जो आपके लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से घर्षण पैदा कर रहे हैं। तो अब ऑडियो को रोकें यहाँ और लगभग 5 मिनट लें और अपनी जिंदगी के उन सभी लोगों की सूची बनाएं जो आपके लिए मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, वित्तीय रूप से घर्षण पैदा कर रहे हैं, आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। जब आप अपनी सूची बना लें तो वापस आएं और ऑडियो को फिर से शुरू करें। ठीक है, बहुत अच्छा काम, शानदार। ठीक है, तो यहां कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। लांस और अल ने 2 दिलचस्प प्रकार के प्रश्न टिप्पणियां लिखी। मुझे लगता है कि वे बहुत कुछ प्रकट करते हैं। उनमें से एक लांस से था, क्या मेरे कर्मचारियों के नाम गिने जाते हैं क्योंकि वो
उनमें से कुछ की सोच बहुत ही गरीब है। और फिर ऐसे वह कहते हैं, क्या होगा अगर आपने नकारात्मक प्रभावों को जन्म दिया है और वे अभी भी आपकी देखभाल में हैं? किशोर, ठीक है लांस और अल, अब आप वास्तव में बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सवाल है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आपके कमेंट्स और सवालों में मैं आपको इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए नहीं सुन रहा हूं। लांस, अगर आपके पास कर्मचारी हैं तो मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास है या नहीं, लेकिन आपने उन्हें ही रखा है। और अल, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसका एहसास है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुमने उन्हें बनाया है, ठीक है? तो ये प्रभाव आप पर, वास्तव में आप उन पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों को बहुत जबरदस्त फायदा होगा, मतलब बहुत जबरदस्त फायदा होगा जब आप चीजों को बड़े नजरिए से देखेंगे, ऊंचे स्तर पर सोचेंगे और फिर वो बदलाव बनेंगे जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने कर्मचारियों और अपने किशोरों को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह लगभग थोड़ा मजेदार है कि कैसे ये दोनों सवाल बहुत ही समान थे। ठीक है, तो यहां ब्रेड से एक सवाल आया है, हम किन ठोस संकेतकों को देख सकते हैं जो उन लोगों के लिए लाल झंडे के रूप में काम करते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव है? ओ, ठीक है, मुझे यह फिर से कहने दो। शुरुआत का एक हिस्सा था। मूल रूप से ब्रेड कह रहे हैं कि गट टेक उनके लिए थोड़ा अस्पष्ट है। हम किन टेबल्स, ठोस संकेतकों को देख सकते हैं जो उन लोगों के लिए रेड फ्लैग के रूप में काम कर सकते हैं जिनका हमारे ऊपर इन मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव है? तो ब्रेड, तुम्हें पता है, गट चेक सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। हम सभी के पास एक अत्यंत शक्तिशाली प्रणाली है जिसे आप अपनी अंतर्दृष्टि या जीव की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, कि हम कुछ सोच सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि हमें इसके बारे में कैसा महसूस होता है। और कुछ चीज़ें हमें अच्छा महसूस कराएंगी और कुछ चीज़ें हमें बुरा महसूस कराएंगी और हमारी अंतःप्रेरणा वास्तव में प्रतिक्रिया देगी। आप जानते हैं, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वे वास्तव में हमारे पेट में और हमारे दिल में मस्तिष्क कोशिकाएं खोज रहे हैं। और कुछ अटकलें हैं कि शायद यही कारण है कि हम चीज़ों को अपने पेट में, अपने दिल में इतनी गहराई से महसूस करते हैं और क्यों वे हमारे दिमाग के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। ठोस संकेतक हो सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको लगता है कि वह आपके साथ विवाद शुरू करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहस करना पसंद है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने या दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सफल लोग पसंद नहीं आते, कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सफल लोगों के बारे में नकारात्मक बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से किसी और की सफलता पर नाराज और ईर्ष्या करता है, हर बात पर बहस करने वाले लोग। तो ये ठोस संकेतक है, लेकिन मैं आपको ब्रेट सलाह देता हूं कि आप अपने अंदर की आवाज और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है, आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक। जिन लोगों से मैं मिलता हूं, जो उदाहरण के लिए नकारात्मक संघर्ष से भरे हुए रिश्तों में होते हैं जो उन्हें वास्तव में नीचे खींच रहे होते हैं, यहां तक कि मुझे यह कहने से नफरत है, जो लोग मानसिक या शारीरिक रूप से अपमानजनक रिश्तों में फंसे होते हैं। मैं पहले सोचता था, ओ आप जानते हैं, वे गरीब लोग, वे सभी पीड़ित हैं। और अब मैंने महसूस किया है, असल में बहुत से लोगों से इंसानों की तरह बात करने और उनसे सवाल पूछने के बाद, कि मैंने महसूस किया है कि इनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन वे रुके रहे। और उनके पास एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें पता था कि उन्हें छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका दिल, उनकी अंतर्दृष्टि उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमेशा से शुरुआती चेतावनी संकेत होते थे, और फिर आप जानते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेतों से भी बड़े संकेत होते थे, और फिर स्थिति और खराब होती गई, और वे वहीं बने रहे। अब मैं यह नहीं कह रहा कि लोगों का शोषण करना सही है या किसी भी तरह से उन लोगों का साथ देना जो दूसरों के प्रति अपमानजनक होते हैं, लेकिन हम अक्सर तब भी बने रहते हैं जब हमारा मन हमें बाहर निकलने को कहता है। तो इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उसे शामिल करें, क्योंकि यह आपका साथी बन सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ कुछ सवाल मिल रहे हैं जो इस विषय पर नहीं है।
तो चलिए सिर्फ इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ निका एक सवाल है, किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने की प्रक्रिया क्या है जो एक पहलू में नकारात्मक है, इससे पैसा, लेकिन दूसरे में सकारात्मक है, जैसे मानसिकता। ओह, अब हम बात कर रहे हैं। निक, सही, जीवन में यही सब कुछ होता है, ये निर्णय लेना। और मैंने यह पाया है कि ज्यादातर समय अगर कोई व्यक्ति जीवन के किसी पहलू में नकारात्मक है तो वे शायद और भी ज्यादा नकारात्मक होते हैं। यह बर्फ के पहाड़ के समान है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके नीचे बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि जो नकारात्मकता सतह पर आती है वह आमतौर पर किसी व्यक्ति के अंदर गहराई में छिपी हुई होती है। और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम सब आमतौर पर क्या करते हैं, और मैं उन अपमानजनक रिश्तों की बात करूंगा जिनमें कुछ लोग खुद को फंसा लेते हैं। वे जो करते हैं वह यह है कि वे तर्क देते हैं और कहते हैं, खैर, जो व्यक्ति मुझे मार रहा है वह वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है और मैं इसे देख सकता हूं। वे बस कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और मुझे पीट देते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं, मैं यहाँ कुछ ऐसा बात कर रहा हूँ जो मज़ेदार नहीं है, लेकिन मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नकारात्मक प्रभावों को तर्कसंगत बनाने के लिए हमारे मानसिक सिस्टम वास्तव में बहुत 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 शक्तिशाली है। तो प्रक्रिया वह है जिसे हम अगले सेक्शन में सीखने जा रहे हैं, जो है अपनी जिंदगी में और अधिक शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव जोड़ना, और ये खुद ही संभल जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक सवाल है संजय से। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ कोष्ठक में लिखा है, यह आनुवंशिक विरासत है। आप अपने माता पिता, जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी आप परवाह करते हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं कि वे नकारात्मक होना बंद करें और सकारात्मक होना शुरू करें। उदाहरण के लिए, भाई, ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। हम सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। संजय, आप उन्हें बदल नहीं सकते, आप नहीं कर सकते, आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप ऐसी परिस्थितियां बनाने में मदद कर सकते हैं जहां वे इसे अपने ही सर्वोत्तम हित में बदलाव के रूप में देख सकें। अब यह दोहरी बात लग सकती है, लेकिन आप वास्तव में लोगों को चीजों के लिए मना नहीं सकते। आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें इतनी जानकारी दे सकते हैं कि वे खुद को मना लें और वे खुद को बदल लें। लेकिन आप इससे जुड़ नहीं सकते और सवाल पूछना, मैं अपने आलोचनात्मक माता पिता को नकारात्मक होना कैसे रोकूं? यह एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करेगा। मैं जो सलाह देता हूं वह यह है कि आप अपने जीवन में फिर से सकारात्मक उदाहरण जोड़ना शुरू करें, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में सीखेंगे, और अपने माता पिता को दिखाएं कि जब आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है, क्योंकि आप भी उन पर प्रभाव डालते हैं। फ्रांसिस का एक सवाल है, हम उन लोगों से कैसे छुटकारा पाएं अगर उनमें से कुछ मेरे सहकर्मी हैं और मुझे अभी भी उनके साथ काम करना है, तो क्या मुझे सचमुच अपनी नौकरी बदलनी होगी? शानदार। फिर से फ्रांसिस, अब हम मुद्दे के दिल तक पहुंच रहे हैं। तो इसका एक हिस्सा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। यही सब कुछ भी ऊपर की ओर जाता है अगर हम विचारधारा को पहले विचारों तक वापस ले जाएं। यह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और खुद के लिए सोचने के बारे में है। अगर मैंने कहा, फ्रांसिस, अगर आज तुम्हें अपने नौकरी के समय सब कुछ फिर से करना होता तो क्या तुम इसे अलग तरीके से करते? सही, तुम शायद कहते, हाँ, मैं इसे अलग तरीके से करता। मैं क्या करता? मैं नौकरी के लिए आवेदन करता, इंटरव्यू देता, और फिर उन सभी लोगों से मिलने की मांग करता जिनके साथ मैं काम करने वाला हूं, और मैं उनका भी इंटरव्यू लेता ताकि पता चल सके कि वे नकारात्मक हैं या नहीं। क्योंकि अगर वे आलोचनात्मक नकारात्मक हैं तो वे बहुत घर्षण जोड़ते हैं, वे भविष्य के संघर्ष के बीज बोते हैं। मैं यह पहले से जानना चाहूंगा ताकि मैं पहली बार में ही नौकरी ना लूं। तो आप जानते हैं, यह एक लंबे और जटिल सवाल का छोटा सा जवाब है, लेकिन यहाँ यह विशेष मुद्दा, यह सबसे बड़ा है। यही है, यह जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है, और यह सिर्फ आपके वित्तीय जीवन पर लागू नहीं होता, यह आपके पूरे जीवन पर लागू होता है।
और यह वही चीज है जहां हमें अपने जीवन में क्या हो रहा है इसके बारे में स्पष्ट होना और पूरी जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ एक और सवाल है मैंडी से। मैं 3 मध्यम आयु वर्ग के भाई बहनों का समर्थन करता हूँ जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। मैं उस घर का सह मालिक हूँ जिसमें वे रहते हैं और मैं बंधक का भुगतान करता हूँ। फिलहाल मैं अब ऐसा करने का खर्च नहीं उठा सकता। नैतिक रूप से मुझे उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से समर्थन देने की बाध्यता महसूस होती है। मेरे पास उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने के कौशल नहीं है, लेकिन मैं पैसों की तंगी में हूँ। मैं उनके साथ रोजाना जुड़ा रहता हूँ, जो एक बड़ा भावनात्मक बोझ है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं उनसे आसानी से दूरी बना सकता था। क्या ये समझ में आता है? देखो मैंडी, ये समझ में आता है, लेकिन जो सवाल तुम पूछ रही हो वो है, क्या ये समझ में आता है? कोई खास चीज नहीं। ठीक है, आपने मुझसे अब आपको क्या करना है इसका कोई विशेष तत्व नहीं पूछा है। हम सभी के जीवन में निश्चित रूप से जटिल परिस्थितियां होती हैं जो परिवार और परिजनों से जुड़ी होती हैं। और आप जानते हैं, ईमानदारी से कहूं तो मेरे जीवन में नियमित रूप से, आप जानते हैं, कुछ परिवार के सदस्य, मैं उनसे बात कर रहा होता हूं और मैं ट्रिगर हो जाता हूं और मैं अपने हाथ ऊपर कर लेता हूं और मैं अपने आप से सोचता हूं, आप जानते हैं यह कैसे हुआ कि मैं इस दुनिया में आया जहां मैंने बहुत सारी चीजें सही तरीके से काम करने का तरीका खोज लिया, और फिर भी मैं इस इंसान को यह नहीं समझा सकता कि दुनिया की हर चीज के बारे में रोना और शिकायत करना उनके लिए काम नहीं कर रहा है, और यह मुझे उनके साथ अधिक समय बिताने की इच्छा नहीं दिला रहा है। तो हम सबके पास लोग होते हैं जिन्हें हमें भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक रूप से सपोर्ट करना होता है। हम सबके अपने अपने बोझ होते हैं। कहने का मतलब, ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी पर भी आता है। आप इसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हो, और आप जानते हैं जो शब्द आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि बाध्य और बंधे हुए वगैरह, आप जानते हैं ये सब शब्द हैं, ये आपको कितने सशक्त बनाते हैं मुझे सच में नहीं पता। मैं वही चीज सुझाने जा रहा हूं जो मैंने पहले भी कुछ बार बताई है, क्योंकि अगले सेक्शन में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस जोड़ना शुरू करें, जिससे हमें सही दिशा में खींचने का नेट बेनिफिट प्राप्त होता है, और यह धीरे धीरे हमारे समय का अधिक से अधिक हिस्सा लेने लगता है, ताकि हमारे पास उन चीजों के लिए कम से कम समय बचे जो हमें नीचे खींच रही हैं। और अंततः यह हमें अधिक शक्तिशाली बनाता है ताकि हम उन लोगों का समर्थन कर सके जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी हमें परवाह है, और जो किसी भी कारण से इस प्रोग्राम में नहीं है, खुद को विकसित करने में रुचि नहीं रखते हैं, या उनके पास इसे करने के साधन या शक्ति नहीं है, ताकि हम उनकी भी देखभाल कर सकें, क्योंकि अंततः यही सब कुछ वास्तव में